नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जो यूपी में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लव जिहाद वही लव जिहाद जिसके शिकार आए दिन हिंदू बेटियां हो जाती हैं। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद सरकार ने जिहादियों के खिलाफ बैक टू बैक कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई के बाद भी हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार हो गई। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं कि यूपी में कितने मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी में धर्म परिवर्तन से जुड़े कुल 427 केस दर्ज किए गए हैं। बरेली जोन में सर्वाधिक 86 मुकदमे दर्ज हुए हैं। गोरखपुर में 59, लखनऊ में 53 केस दर्ज हुए हैं। मेरठ में 47, प्रयागराज में 46 और वाराणसी में 39 केस दर्ज हुए हैं। लखनऊ में 20, कानपुर में 19, नोएडा में 10 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रयागराज में 299, बरेली में 235, लखनऊ जोन में 155 और मेरठ में 141 नामजद एफआईआर दर्ज हैं। वाराणसी में 135, गोरखपुर में 128 नामदर्ज एफआईआर हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि धर्मांतरण के मामले में अभी तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं। तो धर्मांतरण से 18 वर्ष से कम के 65 पीड़ित धर्मांतरण के आरोप में 65 नाबालिगों पर केस दर्ज हैं। मेरठ जोन में 12, गोरखपुर में 10, बरेली में 9 केस दर्ज हैं। आगरा में 5 और 4 मामले लखनऊ में सामने आए हैं। प्रयागराज में वाराणसी जोन में भी 2 पर केस दर्ज किए गए हैं। कमिश्नरेट लखनऊ में 5, कानपुर गाजियाबाद में 4 केस दर्ज हैं। प्रयागराज में 3 और नोएडा में 2 मामले दर्ज हैं। तो वहीं धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, यह भी आपको बताते हैं। प्रयागराज जोन में पुलिस ने 163 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरेली में 137, लखनऊ में 124, वाराणसी में 101 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गोरखपुर में 81, मेरठ में 65, आगरा जोन में 37 और कानपुर में 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी तक धर्मांतरण से पीड़िताओं की संख्या कितनी है, यह भी आपको समझाते हैं। 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के आंकड़े 185 पीड़िताओं ने कोर्ट के सामने धर्म बदलवाने की बात कबूली है और बरेली में 47, मेरठ में 32, प्रयागराज में 13 पीड़िताओं ने कबूली धर्म बदलवाने की जो बात है। गोरखपुर में 12, आगरा में 11, लखनऊ में 10 पीड़िताओं ने कबूली है और वहीं वाराणसी जोन की 10 पीड़िताओं ने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात को कबूल किया है। लव जिहाद को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेके पहले बड़े कानून नहीं थे। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद बड़ा कानून बनाया गया और लव जिहाद में अंकुश लगाने के लिए बड़े रूप से कड़ी कार्रवाई की गई और जिस प्रकार से कार्रवाई की गई उसमें एक उत्तर प्रदेश सरकार नजीर पेश कर रही है, महिलाओं को न्याय दिलाकर नजीर पेश कर रही है और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी चर्चा हो रही है। अब माने तो उत्तर प्रदेश के बरेली में सबसे ज्यादा लव जिहाद के केस आए हैं जिसमें योगी सरकार एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
तो यूपी में धर्म परिवर्तन से जुड़े कुल 427 केस दर्ज किए गए हैं। लखनऊ में 20, कानपुर में 19, प्रयागराज में 13 केस दर्ज हैं। जो आंकड़ा है हर जिले में वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और अभी हमने आपको जानकारी भी दी। हालांकि कानून इसको रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर कई मामले दर्ज किए जाते हैं। तो चलिए अब रुख करेंगे कार्यक्रम की तरफ। हमारे साथ में मानवी द्विवेदी जुड़ी हुई हैं, जो कि पीड़िता की मां है। स्वागत है आपका मानवी जी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और साथ ही शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो मानवी जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, देखिए लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा है, ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी, और एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो यहां पर इसको लेकर कानून भी बना है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि लगातार मामले सामने आते हैं, कार्रवाई को लेकर बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के आंकड़ों में कोई कमी नहीं है। लेकिन आप इस पीड़ा को बेहतर समझा सकती हैं, क्योंकि आप उस कह सकते हैं कि उस पीड़ा से गुजरी हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी मानवी जी कि ये जो पूरा मामला है, आखिर किस तरीके से लव जिहाद के ये जो पूरा एक गैंग काम करता है, पूरा नेक्सस काम करता है, या यूं कहें कि हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जाती है, कैसे कोई लड़की इस पूरे जाल में फंस जाती है? सबसे पहले तो मैं अपनी बात रखूंगी कि लव जिहाद के जो ये संगठित माफिया टाइप के लोग हैं, एक तो ये प्रत्यक्ष रूप से वार करते हैं लड़कियों को धर्मांतरण करने के लिए, और एक करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो मेरी बेटी जो थी वो अप्रत्यक्ष रूप से हुई, क्योंकि इन लोगों का जो नेक्सस काम कर रहा है, एक तो ऑनलाइन कर रहा है और इसके अलावा एक तो फेस टू फेस जाकर के लड़की को बरगलाना, फुसलाना और उसको दूसरा धर्म परिवर्तित करा देना, उसके बाद उसका शोषण कराना। तो मेरा ये मानना है कि जो मेरे साथ ये घटना हुई, तो मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं जानती ही नहीं थी कि ये कौन से लोग हैं और किस तरह के लोग हैं जो मेरे साथ इस तरह की घटना कर रहे हैं और मेरी बेटी को तंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि ये जो समस्या आई मेरे सामने, उसके लिए मेरी बेटी ने मुझे सारी चीजें आकर के बताई। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों के साथ भी दोस्ताना व्यवहार रखें। और मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया कि मम्मी ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके ज्योग्राफी के ग्रुप में, उसके हिस्ट्री के ग्रुप में, उसके बारे में अश्लील बातें लिखना, किसी भी बच्चा, अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है। पूरा मामला जानना चाहूंगी आपसे, पूरा मामला मुझे बताइए। स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि मेरी बेटी कक्षा 8 में पढ़ती थी, आज से 2 साल पहले की बात है ये, और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कुछ मनचले जो थे वो इस तरह की हरकत कर रहे थे, और मुझे ये नहीं पता था कि कौन मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा काम हो रहा था वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हो रहा था, जिसको हमारी पुलिस और हम लोग इसको ट्रेस आउट करने में नाकाम थे। तो इससे हम बार बार प्रयास कर रहे थे कि ये पता चले कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमें धर्मांतरण के लिए कह रहा है, बेटी से निकाह करने के लिए कह रहा है, और बेटी को ये मजबूर कर रहा है, मानसिक रूप से दबाव डाल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब बच्चे के पास इस तरह की घटना होती है तो वो वैसे ही उत्पीड़न का शिकार होती है, अपनी बात किसी से नहीं कह पाती है, अपने परिवार में वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती है। तो मेरी बेटी इस चीज से मतलब एक बहुत ज्यादा डिप्रेस थी कि मम्मी कौन है, किस तरह की वाकया हो रहा है, और मेरी पूरी तरह से बदनामी हो रही है स्कूल में। तो बच्चों से क्या होता है ना, बच्चे भी बात करना बंद कर देते हैं, इस तरह के शिकार होते हैं, तो मदर फादर भी कहते हैं बेटा उस बच्चे से बात मत कर। तो हम उस दौर से गुजरे और उस पीड़ा को मैंने देखा है। फिर ये क्या हुआ, मैंने जब FIR लॉन्च की और ये पता करने की कोशिश की कि ये कौन व्यक्ति है और इस तरह से मेरी बेटी को क्यों तंग कर रहे हैं,
तब जब मैंने एफआईआर जब मैंने एफआईआर लिखाने के बाद हमें ये पता चला कि एक अननोन नंबर, गलती से एक नंबर आया, उस नंबर पर जब मैंने कॉल किया तो उसमें किसी ने बात नहीं की, लेकिन वो लैंडलाइन नंबर था। इससे पहले कभी कनाडा का नंबर, कभी अमेरिका का नंबर, इस तरह के नंबर आते थे जिसे हम स्वयं भी ट्रेस आउट नहीं कर सकते थे, ना ही पुलिस ट्रेस आउट कर सकती थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जब वो लैंडलाइन नंबर आया मेरे पास, तब मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं से ये आदमी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। तो फिर मैं इसके स्कूल गई अपनी बेटी के पता करने की, सर आप ये पता करके मुझे बताइए कि ये नंबर कहाँ से, और ये क्या किसी बच्चे का नंबर है। तो जब स्कूल में उस नंबर को खंगाला गया तो ये पता है मोहम्मद शारिक नाम के एक बच्चा जो मेरी बेटी की क्लास में पढ़ता है, ये उस बच्चे का नंबर है। तो मुझे ये आम घटना, एक साधारण घटना थी कि हो सकता है कोई बच्चा है परेशान कर रहा है, इस तरह की बात है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी देना और ये कहना कि तुमने अगर निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा, और ये धमकी जब मेरे फोन पे आने, पहले तो बेटी के फोन पे आ रही थी, फिर जब मेरे फोन पे आने लगी, मेरे हस्बैंड के फोन पे भी इस तरह की घटनाएं होने लगी, तब मैंने इस चीज की गंभीरता को लिया। क्योंकि देखिए, इस तरह की घटनाएं हमेशा, आपका कोई जब तक करीबी नहीं होगा वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। और चूंकि कॉल आता था अमेरिका से, कनाडा से, तो जो अमेरिका और कनाडा से जो कॉल आ रहे थे वो मेरी बेटी के बारे में कैसे जानते थे, और मेरी बेटी की इतनी बारीक जानकारी किसी जानने वाले को ही हो सकती थी। इसीलिए मैंने इन सब चीजों को खंगाला तो पता चला कि मोहम्मद शारिक और मोहम्मद सैफ इसमें इन्वॉल्व थे। और मैंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया गया कि मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूं, तरह तरह के लोगों का कॉल आना कि ये बच्चा है, गलती हो गई। आप ये बताइए, 6 महीने हमने 1090 पे भी शिकायत की, उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। फिर मैंने ये जानने का प्रयास किया कि ये कौन व्यक्ति है जो मेरे बच्ची को परेशान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने एंड से भी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर दी है। लेकिन ना तो 1090 में हमें इस चीज से हमें निदान मिला। जब ये सब चीजें नहीं हो पाई तब मैंने इस चीज की, मैंने सोचा कि घर बैठने से कोई फायदा नहीं है, और ये मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, मुझे तोड़ रहे हैं, मेरी बेटी का मतलब मानसिक रूप से उसको शिकार बना रहे हैं कि आज मेरा बच्चा टूट जाएगा, जब कोई उसके पास रास्ता नहीं बचेगा तो वो उनकी मनमानी सुनेगी, उनकी बातें सुनेगी। तो ये चीज का मैंने उनको मौका न देते हुए मैंने इसमें एफआईआर करी, और ये सोचा कि एक माँ होने के नाते अगर मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया है तो उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान, उसका मान रखना भी मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल तो मानवी मैंने जी, इस चलिए लड़ाई को देखिए पूरी लड़ने बात मैं आपसे जरूर जानूंगी आगे, लेकिन इसी बीच में अवंतिका हमारे साथ जुड़ गई है, पीड़िता। अवंतिका, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मैम। बिल्कुल अवंतिका, मैं आपसे यहाँ पर पूरी बात जानना चाहूंगी क्योंकि आप जाहिर तौर पर उस पीड़ा से गुजर चुकी हैं, और आप अपना अनुभव हमारे दर्शकों को और हमें बताइए ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा जागरूक हो सके कि उनको किस तरीके से इस तरह की समस्याओं का सामना करना है और मजबूती से खड़ा होना है। मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपने कॉलेज में स्टडी कर रही थी इंजीनियरिंग, तो एक मुस्लिम लड़का मतलब मेरे टच में आता है एक जूनियर लड़के के थ्रू, और वो उसकी एक्टिविटीज कुछ ऐसी होती हैं कि मुझे आइडिया नहीं होता कि वो मुस्लिम है। वो अपने आप को यही साबित करता है कि मैं एक हिंदू लड़का हूँ, और वो यहाँ तक कि मेरे सामने अपना अच्छा इंप्रेशन, अच्छी इमेज बनाने के लिए वो मंदिर में भी मुझे लेके जाता है, और माथे पे चंदन लगाना और शिव जी की पूजा करना और हनुमान जी की, सबकी, मतलब वो ये दिखाता था कि मैं मतलब बहुत धार्मिक टाइप का हूँ और समाज सेवक हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, और मतलब हिंदुओं का भी सपोर्ट करता हूँ, मुस्लिम के, मतलब मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई भेदभावना नहीं है। तो मतलब मेरे साथ वो ऐसा रहता था कि ऐसा लगता था कि वो हिंदू है। फिर कुछ टाइम बाद मुझे उसके फ्रेंड सर्कल से पता चलता है कि क्योंकि ये मतलब अपने मुस्लिम फ्रेंड से, भाइयों से मिलवाता था, तो कहता था मुझसे नमस्ते करने के बजाय तुम उनको सलाम करो, कहता था अस्सलाम वालेकुम बोला करो, सबको भाईजान बोला करो। तो ये सारी एक्टिविटीज से मुझे लगने लगा कि ये मुस्लिम है। फिर मैं उसके मुस्लिम फ्रेंड से पूछी तो पता चला कि हाँ वो मुस्लिम है। तब मुझे जब ये पता चला तो मैं सोची कि थोड़ी सी दूरियां बनाना इससे शुरू करूं, क्योंकि इसके जितना ही क्लोज जाऊंगी आगे चल के मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और फिर समाज में काफी बदनामी भी हो सकती है। तो जब मैं सोची कि मैं इससे दूरियां बनाऊं तो इस हद तक इसने चीजें हाईलाइट कर रखी थी, मुझे नहीं पता था। ये लोगों को ये साबित करता था कि ये देखो मेरी गर्लफ्रेंड है, और इन लोग की कुछ लैंग्वेज अलग ही रहती थी। ये देखो मैंने कैसा आइटम फंसा रखा है, हिंदू घर की ब्राह्मण लड़की फंसा रखी है 4 दोस्तों के बीच में, ये सारी चीजें शो करने लग गया। फिर मुझे पता चला लोगों से
तो मुझे ये फील हुआ कि मेरी इमेज काफी खराब हो रही है और इसके साथ साथ मेरी फैमिली की भी इमेज खराब होगी, मेरी छोटी सिस्टर की भी। तो मैं मेरी इससे काफी बार बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा हद तक गंदी गाली अब्यूज करना और फिर मारपीट करना, ये सब चीजें शुरू कर दिया इसने। और फिर ये सब चीजों से मैंने भी काफी आवाज उठाई। तो इसने कहा अब तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब सारे मेरे दोस्त यार भाई जहाँ भी मैं तुम्हें घुमाया फिराया सब तो यही सोचते हैं कि तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो, तो हमारे ही नाम से तुम जानी जाती हो। तो अब तो तुम्हें सब यही कहेंगे ना कि तुम एक मुस्लिम की गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी कहीं शादी भी नहीं हो सकती, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगी, तुम्हारी लाइफ में कोई भी एक अच्छा लड़का नहीं आएगा। और तुम्हारे अगर घर पे सोचो, अगर मैं ये बात बता दूं तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ लॉस हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा तुम्हारा। तो इस वजह से तुम ना चाहते हुए भी मतलब मुझे उसके साथ रहना पड़ा। और फिर मैं सोची थी एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा मैं इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लूंगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। वो मुझे हर टाइप की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया, कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, तो कभी टॉर्चर करना, तो कभी मैं तुम्हारी फोटोज वीडियोज वायरल कर दूंगा, तो कभी रोना गिड़गिड़ाना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम पहली लड़की हो मेरे लाइफ में जिससे मुझे इतना प्यार हुआ, मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा जब मेरा तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, आगे हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती तो क्यों? कह रहा नहीं, अगर फैमिली चाहेगी तो मैं शादी भी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं पूरी लाइफ टाइम अगर शादी नहीं भी होती तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने ये मुझे विश्वास दिलाया। और जब भी मैं उससे दूरियां बनाने को सोची तो वो इस हद तक मतलब शो करता था, मेरी केयर करता था, इतना ख्याल रखता था। और कुछ ही टाइम बाद में फिर वो अपना असली रूप दिखाता था, मारना पीटना, और मेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता था। मतलब हाँ, जबरदस्ती फोर्स करना, पहले प्यार से मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को सोचता था, फिर जब मैं नहीं मानती थी तो वो मारना पीटना और फिर ब्लैकमेल करना कि तुम्हारी चीजें मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर तक फोटो इमेज मैं वायरल कर दूंगा, फिर सोचो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो ये सारी चीजों से मैं फेस करती रही, ये सारी चीजें मैं झेलती गई। फिर कुछ टाइम बाद ये हुआ, इसने मेरी छोटी सिस्टर को टारगेट किया कि मैं अपने ही मुस्लिम फ्रेंड्स ग्रुप में किसी से अपनी मतलब मेरी छोटी सिस्टर को भी सेट करा दे। तो मेरी सिस्टर, मैं नहीं चाहती थी मैं जो चीजें फेस की वो मेरी छोटी सिस्टर भी करे, और मेरी बहन भी किसी लड़के को लेकर हाँ नहीं की। तो इसने बहुत सारी कोशिशें की, तो मतलब लेकिन वो उस चीज से नाकाम होता रहा। तो ये मेरी सिस्टर के अगेंस्ट हो गया, मतलब मुझे मेरी सिस्टर को अगेंस्ट करने लगा, मेरी सिस्टर को मेरे खिलाफ भड़काना, और मुझे मेरी सिस्टर के खिलाफ भड़काना, हम दोनों में लड़ाइयाँ लगवाना, ये सारी चीजें इसने शुरू कर दी। उसके बाद ये धीरे धीरे मेरी फैमिली से दूर करना, मेरी सिस्टर से दूर करना शुरू कर दिया। और फिर पता नहीं क्या ये चाहता था, और फिर इसके माइंड में फिर इसने क्या किया, इसने शादी भी कर ली। और शादी के टाइम मैंने सोचा चलो ठीक है, छुटकारा मिला इस इंसान से। अभी लगभग 1 साल हुआ इसने शादी कर ली, और 3 साल से ऊपर मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा, और ये वादा किया कि मैं पूरे लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा। जो मैं आपसे जरूर यहाँ पर जानूंगी, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ में शिशिर चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। मेरा इनसे एक सवाल है, शिशिर जी आपने पूरी बात सुनी होगी, मानवी द्विवेदी की भी आपने यहाँ पर बात सुनी, अवंतिका की भी आपने यहाँ पर बात सुनी। देखिए एक पूरा नेक्सस काम करता है शायद, जो कि लड़कियों को पहले तो उनसे दोस्ती करता है, हिंदू बनकर दिखाता है, और उसके बाद फिर उनको परेशान करना, उनका धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव डालना। आखिर ये सब क्या चल रहा है? यूपी में कानून बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि किसी भी तरह से इन मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। सर्वप्रथम इंडिया न्यूज का बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये बहुत ज्वलन मुद्दा है। ये आज जो पिक्चर आई है केरल स्टोरी, तो आज बहुत उसकी अपील की जा रही है, और मैंने भी देखी उस पिक्चर को। और इस पे यहाँ पे लगभग 10-12 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, और 600-700 लड़कियों की लड़ाई हमने इसको लेके लड़ी है। और ये जो आपके सामने जो पीड़िता बैठी है पांडे, इनके भी मामले भी लड़का शादीशुदा, और इनके साथ किस प्रकार है, चाहे मानवी जी का आप भी हमारे संपर्क में रही, और हम लोग इतने मामले लड़े। लड़की होता क्या है, ये जो आपके पास आंकड़े आते हैं ये बहुत कम आते हैं, क्योंकि लड़कियों की FIR नहीं दर्ज होती थानों में। एक बहुत बड़ी लड़ाई इनको थानों में लड़नी पड़ती है अपनी बात को दर्ज कराने के लिए, और अगर दर्ज हो गई तो वहाँ जो IO होता है वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा देता है। वो लड़के से पैसा लेकर के इन लोग की पीड़िताओं की आवाज दबा देता है। चाहे ये पांडे लड़की हो, ये भी दौड़ती नहीं अपने थाने में, इसकी कोई सुनवाई नहीं। हमने पहली और मानवी जी ने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है,
बहुत संघर्ष किया मानवी जी ने, और इनको हम सैल्यूट करते हैं कि अपने बच्चे के लिए ऐसी ही माँ की जरूरत है। अब मैं बताता हूँ ये 4 स्टेप का पूरा जिहाद का मामला है। ये पहले सड़कों पे, फुटपाथों पे, तमाम जगह पे इनके कौन से लड़कों के कब्जे हैं। जब आपकी लड़की कोचिंग स्कूल जाती है तो ये वहाँ इस्माइल भाई से बचेगी तो इकबाल भाई मिल जाएंगे, जाहिर भाई मिल जाएंगे, कौन भाई मिल जाएंगे। और ये जैसे पांडे लड़की वाले में तो इतना घिनौना काम हुआ कि इसके टीचर जो आजाद कॉलेज जो है उसके टीचर तक ने भी इसको इसके साथ मतलब गलत काम करने के लिए इसको ऑफर किया था, इसको मैसेज तक डाले। जो यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज है जो मुस्लिम वर्ग के हैं, जैसे इरम कॉलेज है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है आपकी, और आजाद इंस्टीट्यूट है, ऐसे ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें इतना घिनौना खेल चल रहा है। पूरा हिंदू लड़कियों के एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन हिंदू लड़कों को एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10-15% लड़के लिए जाते हैं हिंदू, और बाकी हिंदू लड़कियों को जितने आते हैं एडमिशन सब दे देते हैं, जिससे मुस्लिम लड़कों से ये जिहाद करा सकते हैं। हिंदू लड़की को पर्ची के थ्रू ये सड़क पर देख के जैसे जा रही है स्कूल कॉलेज, उसको पर्ची फेंक रहे हैं, उसको एक से बचे एक दूसरे तीसरे कहीं ना कहीं जाके वो फंस जाती है। उसके बाद उस लड़की को ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पार्क ले जाते हैं, पार्क में घुमाएंगे, टहलाएंगे, उसके बाद ये ले जाते हैं पार्क के बाद ये सिनेमा दिखाने, वहां उसके साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अश्लीलता करते हैं। उसके बाद ओयो होटल जो खुले हुए हैं, ओयो होटल में 500 रुपए में लोकल आईडी पे रूम्स मिल जाते हैं। तो ओयो होटल शुद्ध रूप से एक अगर कहे वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं, जहाँ ओयो बोर्ड लगा समझिए यहाँ यही खेल हो रहा है। आप सोचिए होटल्स कहाँ खुलते हैं, बस अड्डे के बाद, स्टेशन के बाद, ये गली गली में इस वक्त लखनऊ में आप देख लीजिए जगह जगह होटल खुल गए। आखिर ये कोई टूरिस्ट प्लेस थोड़ी लखनऊ कि अब 2000 होटलों का क्या काम है बताइए आप। तो ये अलीगंज में, गोमती नगर में, अमीनाबाद में तमाम जगह ये होटल खुल रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए खोले जा रहे हैं। तो अब वो पार के बाद ओयो होटल में लड़की जाती है, ओयो होटल में इन लड़कियों को नशा पिलाया जाता है, इनको कोल्ड ड्रिंक में, इनको भांग का नशा, इनको ड्रिंक का नशा, और ये जो बच्ची बैठी है ना पांडे जो बैठी है, इसको तो इन्होंने गांजा चरस तक पिलाया, ठीक है, और इसके अश्लील वीडियो बना लिए बेचारी के, और ये इतनी पीड़ित हो गई तो ये गंदे वीडियोस बना करके उसके आधार पे जब वो नशे के हालत में होते हैं तो उनके गंदे वीडियोस बना लिए जाते हैं। और फिर खेल चालू होता है लव जिहाद। लव जिहाद फिर कैसे चालू होता है, ये लड़कियां को मालूम ही नहीं होता है कि फोटोग्राफ बन गए हैं। जब ये हिंदू नाम से दोस्ती करते हैं, जब लड़कियों को पता चलता है मुस्लिम है तो जैसा कि तब ये भागती लड़कियां, तो जब ये भागती है तब ये लड़के, मुस्लिम लड़के कहते हैं कि कायदे से रहो, तुमको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, नहीं देख रही ये वीडियो फिर सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा और 2 मिनट में पूरे समाज में तुम्हारा एक्सपोज हो जाओगी। यही केरल फिल्म में यही स्टोरी दिखाई गई है। बिल्कुल शिशिर जी, यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर अभिभावकों को भी जरूरत है कि वो अपने बच्चों के साथ में खड़े रहें, उनसे बात करें खुलकर इस तरह के मुद्दों पे। जब इस तरह का माहौल है आप देख रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है आपको थोड़ा ओपन होने की, अपने बच्चों से बात करने की। एक बार मैं दोबारा रुख करूंगी अवंतिका का। अवंतिका, मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने पूरी स्टोरी बताई है, पूरी कहानी बताई, आपने बताया कि आप किस तरह के दौर से गुजरी हैं, कितनी बुरी तरह से आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, फिजिकली तौर पर आपको प्रताड़ित किया गया, लेकिन क्या इस बीच में आपने कोशिश नहीं की कि आप अपने परिवार वालों से बात करें, आप किसी से कंप्लेन कर दें, किसी से शिकायत कर दें? मैं बस यही सोच के कंप्लेन नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मतलब मैं जिससे जुड़ी हूँ वो लड़का मुसलमान है, ठीक है, मुस्लिम सोच के मैं नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन लड़की पे उठता है, पहला लड़की को ही पहले डांटा जाता है और बुरा भला बोला जाता है कि तुम्हारे अकल नहीं थी कि तुम कैसे चली गई मुस्लिम लड़के से जुड़ गई, कैसे तुम मुस्लिम लड़के पे ट्रस्ट कर ली, तुम्हें अकल नहीं था, तुम इतने सारे केसेस नहीं देखती थी। पहले तो सवाल लड़की पे उठ जाता था। तो ये सोच के मैं सोची कि अगर मैं बाकी लोगों से हेल्प ले जा रही हूँ तो ये मतलब क्वेश्चन उठ रहा है, और मैं अपनी फैमिली को जब ये चीज शेयर करने को सोचूंगी तब तो ये साफ बोल दिया जाएगा कि तुमको मैं पढ़ने के लिए भेजा था कि मतलब ये सब करने के लिए भेजा गया था, तुम एक मुस्लिम लड़के से। फिर मैं ये सोची कि तब मेरा क्या होगा, मेरे माँ बाप तो सब पढ़ाई लिखाई बंद करवा के घर बैठा देंगे और हो सकता है कि मेरे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। और मैं ये सोचती थी पता नहीं उस लड़के के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी या फिर मुझे सारी चीजें ये दबा के रख दिया जाएगा कि तुम एक ब्राह्मण घर की लड़की हो और इससे बहुत बदनामी होगी, तुम्हारी छोटी बहन की भी कल को शादी नहीं होगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये सोच के माँ बाप सोचते हैं कि
छोड़ो जाने दो, ये चीजें यहीं पे खत्म करते हैं। आगे ज्यादा कार्रवाई करेंगे तो इसमें अपने ही घर की बदनामी होगी। बिल्कुल। मानवी जी, आपने यहाँ पर जिस तरीके से बताया कि आप अपने बच्चे के साथ में खड़ी रही, आपके बच्चे ने आपको बताया कि किस तरह से वो परेशान हो रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसे माहौल में बहुत ज्यादा जरूरत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में खड़े रहें, उनसे बातचीत करें, थोड़ा उनसे ओपन हो, उनको बताएं, उनको जागरूक करें, और इस तरह की कोई भी सिचुएशन अगर आए तो कम से कम बच्चों में ये हिम्मत हो कि वो अपने पेरेंट्स को बोल सके और उनके पेरेंट्स उनके साथ में खड़े हो, उनको ये विश्वास हो। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा सबसे पहला प्रयास था ये कि मेरी बेटी चुपचाप थी, मेरी बेटी आइसोलेट होने लगी। जब वो अकेले में चुपचाप बैठी रहती, मैं पूछती थी कि बेटा क्या बात है, बोले पता नहीं मम्मी कोई मिस कॉल आता है। फिर वीडियो कॉल आने लगा, फिर एक दिन में 25 कॉल आ रही है, फिर एक दिन में 50 कॉल होने लगे। फिर वो वीडियो कॉल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन सामने वाला जो था वीडियो कॉल जो करता था वो अपना कैमरा ऑफ रखता था, कैमरे पे हाथ रखता था, ताकि उसका मुझे कुछ भी नहीं पता चल पाता था कि कौन है। मैंने कई बार बेटी को सामने रख करके मैं हाइड हो करके मैंने जानना चाहा कि कौन है, वो हो सकता कभी सामने आए, लेकिन वो इंसान कभी सामने नहीं आया। जब ये सारे खुलासे हुए तो पता चला कि उसका जो बड़ा भाई था वो 21 वर्ष का था, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद शारिक, दोनों मिलकर के इस घटना को अंजाम दे रहे थे। तो इस तरह का अगर मैं इतना प्रयास नहीं करती, मुझ पर जब मैंने एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर दर्ज करने के बाद लोगों ने मुझ पर मानसिक रूप से दबाव बनाया, तरह तरह के लोगों ने मुझे फोन किया कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, आप एक कुलीन परिवार से, आप एक ब्राह्मण परिवार से, आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, आपकी मान मर्यादा का हनन होगा, पूरे चारों तरफ समाज में बदनामी फैलेगी। लेकिन मैंने बदनामी और शादी न होने वाली स्थिति से मैं बहुत ऊपर आ चुकी थी। मेरा सिर्फ ये टारगेट था कि जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, मुझे उसको हवालात की हवा खिलानी है। और मेरी बेटी, उसको मैंने इतने बचपन से प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, आज तक मैंने उसकी हर खुशी का ध्यान रखा। अगर आज उसके पास कोई तकलीफ आई है, किसी प्रकार की समस्या है, अगर एक माँ होने के नाते अगर मैं उसकी लड़ाई न लड़ती तो कौन लड़ाई लड़ता। बिल्कुल मानवी जी, और आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरत है इतना ही स्ट्रांग होने की उन लड़कियों को भी जो कि इस तरह के दलदल में फंस जाती हैं, और साथ ही उन पेरेंट्स को भी जो कि समाज के डर से सामने ही नहीं आते, कंप्लेन ही नहीं करते, लड़ाई ही नहीं लड़ते। जैसे कि शिशिर जी ने कहा कि बहुत सारी कंप्लेंट्स बाहर ही नहीं आती, एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, इसलिए मामले दब जाते हैं, और शायद यही वजह है जो इस तरह के आरोपियों के हौसले बुलंद होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया, अपने अनुभव साझा किए। देखिए, लव जिहाद एक सच है, भले ही इसको लेकर राय सबकी अलग अलग हो, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो परेशानी लोगों को होती है, लड़कियों को होती है, उनके परिवारजनों को होती है। तो ऐसे में हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी जागरूक हों, अपने बच्चों को आप जागरूक करें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश।